नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 15 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 27 दिसंबर को किस दिन के रूप में मनाने के लिए मंजूरी दी है? राइट आंसर होगा महामारी तैयारी दिवस के रूप में। इंग्लिश में से क्या कहेंगे तो एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे। एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे मनाया जाएगा अब कब? 27 दिसंबर को प्रति वर्ष। किसने मंजूरी दी है मनाने की? तो यूएन के द्वारा ये मंजूरी दी गई है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन की। देखिए ये जो डे है महामारी तैयारी दिवस इसलिए मनाया जा रहा है ताकि कोरोना महामारी जैसी कोई भी महामारी आगे से मानव अस्तित्व के सामने अगर खड़ी होती है तो उसके लिए विभिन्न देशों में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके की रूपरेखा है उसके प्रति विभिन्न देशों की सरकारों को जागरूक करने के लिए इस तरीके का ये दिवस मनाया जाएगा। कब? 27 दिसंबर को। ओके, अब यहाँ से बात आती है यूएनओ की। तो यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। 24 अक्टूबर को ही क्या मनाते हैं? यूएनओ दिवस मनाया जाता है। और ये जो मंजूरी दी गई है कहाँ दी गई है? महासभा में दी गई है। तो वर्तमान में महासभा में कुल कितने सदस्य देश है मेंबर? 193 है, और 193वां देश है इसका दक्षिण सूडान। ओके, और आपको याद रखना है इसके महासचिव, जो महासभा के महासचिव है सेक्रेटरी जनरल, वो कौन है? तो वो है एंटोनियो गुतारेस। और ये किस देश से हैं? तो ये हैं पुर्तगाल से, ठीक है, पुर्तगाल से। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे यूएनओ से, तो आप इन्हें याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है? तो आइबा के अध्यक्ष बन गए हैं उमर कैम्पबेल। उमर कैम्पबेल ये कहाँ से हैं? तो याद रखिएगा ये रूस से हैं, और अब ये बन गए हैं आइबा के अध्यक्ष, एसोसिएशन इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के। ओके, अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो बॉक्सिंग एसोसिएशन है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लुजान स्विट्जरलैंड में। तो ये भी आप याद रखेंगे। अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं हम। ग्रेग बार्कले ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग के अध्यक्ष बने। किस देश से हैं ये? तो ये न्यूजीलैंड से हैं। जेना बॉल्डिस ये इंटरनेशनल स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। और एनिका स्टोरेशन ये गोल्फ फेडरेशन की प्रेसिडेंट बनी हैं, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2021 में यूरोपीय कराटे चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा यूरोपीय है, तो यूरोप की कंट्री ही करेगी। कौन? क्रोएशिया। तो क्रोएशिया 2021 के यूरोपीय कराटे चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, तो ये आपको याद रखना है। ओके, अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं हम। क्रोएशिया तो क्या करेगा? 2021 के यूरोपीय कराटे चैंपियनशिप को देखेगा। श्रीलंका क्या करेगा? श्रीलंका 2021 में एशिया कप की मेजबानी करेगा, ठीक है। क्रिकेट के जो एशिया कप होता है उसकी मेजबानी कौन करेगा? श्रीलंका करेगा। और 2022 में इसकी मेजबानी भारत करेगा, ठीक है, एशिया कप की। भारत जो है, भारत 2023 में किसकी मेजबानी करेगा? G20 जो सम्मेलन है उसकी मेजबानी करेगा भारत 2023 में। और सिंगापुर है यहाँ पर, तो सिंगापुर करेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50वीं बैठक की मेजबानी। कब? तो ये 2021 में होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने बात करी है सिंगापुर की। सिंगापुर किसकी मेजबानी करेगा? WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। कब? 2021 में। तो 2022 में कहाँ होगी इसकी जो सम्मेलन है WEF का? ये होगा दावोस स्विट्जरलैंड में, ठीक है। वो होगा 51वां। और जो सिंगापुर में आयोजित होगा 21 में, ये होगा 50वां इसका संस्करण, ठीक है। अब G20 की बात आई है तो आपको यहाँ से याद रखना है भारत करेगा 2023 में किसकी मेजबानी? G20 की। तो अब मैं आपको बता देती हूँ G20 2020 में किसने करी मेजबानी? सऊदी अरब ने। कहाँ पर होगा था ये? रियाद में। ओके, 2021 में कौन करेगा? तो 2021 में करेगा G20 की मेजबानी इटली। 2022 में कौन करेगा? इंडोनेशिया, ठीक है। और 2023 में कौन करेगा? हमारा देश भारत। 2024 में कौन करेगा? तो ये करेगा ब्राजील। ओके, तो ये हैं G20 के आगामी जो सम्मेलन है वो। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम क्रोएशिया के बारे में। यूरोपीय कंट्रीज है, बताया मैंने आपको अभी। तो ये देखिए यूरोप में यहाँ पर आपको मिलेगा क्रोएशिया। कैपिटल है इसकी जग्रेब।
और करेंसी है क्रोएशियाई कूना। प्रेसिडेंट हैं यहाँ के जोरोन मिलोनोविक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने किसके नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की? तो राइट आंसर होगा बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बंगबंधु के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, शेख मुजिबुर रहमान। ओके, देखिए बांग्लादेश 1971 में भारत की सहायता से क्या हुआ था? पाकिस्तान से अलग हुआ था। 1971 के पहले ये क्या कहलाता था? पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। तो ये पहले बांग्लादेश के क्या थे? राष्ट्रपति थे। और 1971 से 1975 तक, 1971 से 75 तक ये क्या रहे? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रहे। वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। ये इन्हीं की बेटी है। ठीक है, तो ये जो शेख मुजिबुर रहमान पुरस्कार दिया जाएगा, ये किस क्षेत्र में दिया जाएगा? पहले तो आपको याद रखना है कौन देगा। तो यूनेस्को देगा। किस क्षेत्र में देंगे? तो ये देंगे क्रिएटिव इकोनॉमी, ठीक है, या रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 2 वर्षों के अंतराल पर ये पुरस्कार दिया जाएगा। जो युवा अर्थशास्त्री होंगे उनकी नई आर्थिक पहलों के लिए। और ये 2021 नवंबर 2021 से इस पुरस्कार को देना प्रारंभ किया जाएगा और 2 वर्षों के अंतराल पर दिया जाएगा। पुरस्कार राशि कितनी होगी? $50,000 होगी। कौन देगा? यूनेस्को देगा। ओके, तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सोनू सूद, इनकी अभी हाल ही में ऑटोबायोग्राफी आई थी, आई एम नो मसीहा, और इन्हें UNDP के द्वारा स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर तेल अवीव सड़क का नाम इजराइल में रखा गया है। तो ये इतने पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाल ही में निम्न में से किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है? तो राइट आंसर होगा इसका हमारा मैक्स वर्स्टैपन। किसने जीत ली है? मैक्स वर्स्टैपन ने जीत ली है। ये किस कार कंपनी के ड्राइवर है? तो ये रेडबुल कार कंपनी के ड्राइवर हैं। किसके हैं? रेडबुल के ड्राइवर है। किस देश से हैं मैक्स वर्स्टैपन? तो ये नीदरलैंड से हैं। कहाँ से हैं? नीदरलैंड से हैं। ओके, और ये 2020 की अंतिम फॉर्मूला 1 रेस थी। कौन सी? अबू धाबी। टोटल कितनी हुई है 2020 में? 17 हुई हैं। और जब जो भी ग्रैंड प्रिक्स आती है मैं आपको पूरी रिवाइज करवाती थी। तो आज अब ये कंप्लीट हो गई है 17, तो आज हम कंप्लीट 17 को एक साथ देख लेते हैं। ओके, और बहुत ही इजी तरीका है इनको याद करने का। आपको लुइस हैमिल्टन ने जो जीती हैं, सबसे ज्यादा इन्होंने ही जीती हैं, तो इनकी याद आपको नहीं रखना है। जो दूसरे रेसलर ने जीती है, ड्राइवर ने जीती है, वो आपको याद रखनी है। ओके, चलिए तो देख लेते हैं हम फटाफट। देखिए, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स सबसे पहले हुई थी, तो इसके विजेता थे वोल्टेरी बोटास। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता लुइस हैमिल्टन। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता लुइस हैमिल्टन। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स के विजेता लुइस हैमिल्टन। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स के विजेता लुइस हैमिल्टन। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स के विजेता लुइस हैमिल्टन। ओके, तो जो हमने देखी है अभी यहाँ पर 6 में से 5 तो किसने जीती? लुइस हैमिल्टन ने। अब आपको याद रखना है, ये याद रखना है, फिर याद रखना है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स पियरे गैस्ली ने जीती है। ओके, फॉर्मूला 1 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने जीती है। F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन। फिर है रशियन ग्रैंड प्रिक्स वोल्टेरी बोटास। तो आपको यहाँ से याद रखनी है 3। पहली ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स वोल्टेरी बोटास और रशियन ग्रैंड प्रिक्स वोल्टेरी बोटास। ओके, और फॉर्मूला 1 70th एनिवर्सरी मैक्स वर्स्टैपन और इटालियन ग्रैंड प्रिक्स पियरे गैस्ली। ठीक है, इस पेज से आपको 4 याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ईफेल ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन। पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन। इमालिया ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन। टर्किश ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन। साखिर ग्रैंड प्रिक्स सर्जिया पेरेज। और अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन। मतलब 2 मैक्स वर्स्टैपन ने जीती, 2 वोल्टेरी बोटास ने जीती, 1 पियरे गैस्ली ने जीती है और 1 सर्जिया पेरेज ने जीती है। ठीक है, बाकी सभी किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन ने जीती है। तो जो अदर खिलाड़ियों ने जीती है सिर्फ आपको वही याद रखना है। ओके, तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। कंप्लीट हो चुके, और यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला तो ये कि भाई ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन रहे। ठीक है, दूसरा कि जो विजेता है वो किस कंपनी के ड्राइवर हैं और किस देश से संबंधित हैं। ओके, तो आप इन तीनों पर फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब बनाया गया? तो राइट आंसर होगा 14 दिसंबर को। प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, ऊर्जा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। कब? 14 दिसंबर को। नेशनल वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे, और हम नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के रूप में भी इसे मनाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं,
दिसंबर के अभी तक के सभी मंथ। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 1 दिसंबर को बीएसएफ का 56वां स्थापना दिवस, 1 दिसंबर नागालैंड का स्थापना दिवस, 1 से 10 दिसंबर हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, 2 दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 2 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस, 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? बिल्डिंग बैक बेटर टूवर्ड्स अ डिसएबिलिटी इंक्लूसिव एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, इसकी थीम थी इंडियन नेवी कम्बैट रेडी क्रेडिबल एंड कोहेसिव। फिर 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 5 दिसंबर को इंटरनेशनल वॉलेंट्री डे या अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस बोलेंगे। थीम थी टुगेदर वी कैन थ्रो वॉलेंटियरिंग। फिर 7 दिसंबर इंडियन फोर्स फ्लैग डे या भारतीय झंडा दिवस भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, जो तीनों सेनाएं होती है उनके लिए मनाया जाता है। 7 दिसंबर इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, थीम थी एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, इसकी थीम थी रिकवर विथ इंटीग्रिटी। 10 दिसंबर वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, ओके, थीम थी रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। 11 दिसंबर यूनिसेफ डे मनाया जाता है और माउंटेन डे भी मनाया जाता है। कब? 11 दिसंबर को। ओके, इसकी थीम क्या थी? माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। माउंटेन डे की थीम क्या थी? माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। 12 दिसंबर इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, इसकी थीम थी इंटरनेशनल हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन। 12 दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी और 14 दिसंबर को मनाया नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डे थे 14 दिसंबर तक के, सभी को आपको अच्छे से याद रखना है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने दुबई में ITF डबल खिताब जीत लिया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा अंकिता रैना ने। किसने जीता है ये खिताब? भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने ITF डबल खिताब जीत लिया और इनका नाम है अंकिता रैना। ये डबल का मतलब होता है इन्होंने युगल में खेला है। ठीक है, अंकिता रैना और इनकी साथी थी जॉर्जिया की एकातेरिन गोगाडेज। ठीक है, एकातेरिन गोगाडेज, इन दोनों ने साथ मिलकर संयुक्त रूप से अल हबतूर, ये लिखा है अल हबतूर टेनिस चैलेंज का जो 23वां संस्करण था वो जीत लिया है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और जो है अंकिता रैना, ये इनका 2020 का ये तीसरा युगल खिताब है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, इन दोनों की जोड़ी के साथ ये तीसरा खिताब है। ठीक है, मनिका बत्रा, ये कौन है भाई? ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं और इन्हें आपको याद रखना है इसलिए क्योंकि इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने विकासशील देशों के लिए $9 बिलियन की APVAX पहल शुरू की है? तो राइट आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक या ADB ने। जो APVAX है इसका फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी। एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी, इसके लिए वैक्सीन को सभी व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए और जो देश हैं आर्थिक सुधार और कोरोना महामारी में एक ही जो टीकाकरण हो रहा है, ठीक है, कोरोना वैक्सीनेशन हो रहा है, उसमें मदद करने के लिए ADB द्वारा APVX या एपेक्स पहल को शुरू किया गया है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ हम देख लेते हैं ADB के बारे में। तो ADB का फुल फॉर्म तो पता ही है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्थापना कब हुई? 1966 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मनीला फिलीपींस में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं मात्सुके असाकावा और वाइस प्रेसिडेंट कौन बने इसके? तो वो बने उपाध्यक्ष अशोक लवासा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम। अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल पर जरूर क्लिक करें, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन, साथ ही स्टैटिक्स, जीके के इंपॉर्टेंट पॉइंट और करंट अफेयर्स में कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसके बारे में आपको यहाँ पर सटीक इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए तो बढ़ते हैं आगे पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन की तरफ।
हाल ही में सोनू सूद के द्वारा गरीब लोगों को ई रिक्शा भेंट करने किया जाएगा। यह खुद कमाओ घर चलाओ योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया। अब देखिए, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा खुद कमाओ घर चलाओ योजना किसने प्रारंभ की, तो किसी राज्य सरकार ने प्रारंभ नहीं किए। किसने किए? अभिनेता सोनू सूद के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। ठीक है, ये लोगों को क्या करेंगे? ई रिक्शा भेंट करेंगे, ई रिक्शा चलाइए और अपनी कमाई खुद बढ़ाइए। ठीक है, ये क्या थे? सोनू सूद एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। सोनू सूद को निर्वाचन आयोग ने पंजाब राज्य का स्टेट आइकन बनाया था। और अगर आप रेगुलर वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये सभी चीजें अब रिवाइज हो रही होंगी। हाल ही में मीना अय्यर ने इनकी बायोग्राफी आई एम नो मसीहा लिखी है। 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन दी वर्ल्ड की सूची में सोनू सूद क्या रहे हैं? इस लिस्ट में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 रहे हैं सोनू सूद एशियन सेलिब्रिटीज इन दी वर्ल्ड। यूएनडीपी ने ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन स्पेशल एक्शन अवार्ड से सोनू सूद को सम्मानित किया है। तो ये इतने पॉइंट आपको सोनू सूद से याद रखना है। ओके, हाल ही में एथनोलॉग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये अंग्रेजी है। कितने लोग बोलते हैं अंग्रेजी को? तो इस रिपोर्ट के अनुसार 1268 मिलियन लोगों द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है। दूसरे स्थान पर मंडेरियन आती है जो चाइनीज भाषा है, ये 120 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है। और तीसरे स्थान पर आती है हिंदी जो 637 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है। ओके, तो ये रिपोर्ट तो आपको याद रखनी ही है। इसके साथ ही यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार जो जीवित भाषाएं, जीवित भाषा कितनी है? 840, मतलब जिसको बोलने वाले या उससे रिलेटेड साहित्य अभी भी अवेलेबल है। ठीक है, उसे जीवित भाषाएं बोला जाता है। तो पापुआ न्यू गिनी इस जीवित भाषाओं की लिस्ट में प्रथम स्थान पर है, जबकि हमारा प्यारा देश भारत इस लिस्ट में चौथे स्थान पर रहा है। तो ये भी आप फैक्ट है, याद रखिएगा। #गोट योर कवर्ड अभियान भारतीय एक्शा लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा प्रारंभ किया गया। ये उन लोगों के लिए जो कोविड-19 महामारी से बचने के लिए, मतलब हमें लोगों को बचाने के लिए फ्रंट लाइन जो हेल्थ केयर कर्मचारी हैं उनकी सराहना के लिए भारतीय एक्शा लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, स्थापना कब हुई थी भारतीय एक्शा लाइफ इंश्योरेंस की? तो इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा भारतीय एक्शा लाइफ इंश्योरेंस का मुंबई में और इसके वर्तमान में एमडी सीईओ है पराग राज। ठीक है, पराग राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रेस्टिजियस वर्ल्ड क्विजिंग चैंपियनशिप 2020 को रविकांत अब्बा ने जीत लिया है। ये हैदराबाद के इंजीनियर्स हैं। ठीक है, कौन है? रविकांत अब्बा। ठीक है, तो इन्हें आप याद रखेंगे। क्या जीता है इन्होंने? वर्ल्ड क्विजिंग चैंपियनशिप 2020 जीत ली है। नेक्स्ट देखते हैं, अशरफ पटेल को सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। उदय शंकर फिक्की के नए चेयरमैन बने हैं। राजकमल झा को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब है हमारा लास्ट वीडियो में आपसे पूछा गया था हाल ही में निम्न में से किसे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर दिया था शिवानी पवार ने। ये दिया गया है राजकमल झा को। इनकी जो बुक थी द सिटी एंड द सी के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। आज का आपका क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य के 2 शहरों को यूनेस्को के विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है? आई होप आप सभी लोग आंसर करेंगे। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।